नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक सच्ची कहानी, सुनील यादव। मुझे लगता है कि आज भी देश में गरीबाई, मजबूरी, अहंकार, सत्ता लालसा इतनी बड़ी हो गई है कि एक कहानी जो मैंने पढ़ी कि भाभी के हाथ में 50,000 रुपया देकर कहा, ले लो और कल मंडप में अपना चेहरा मत दिखाना। और पर दूसरे दिन जब कलेक्टर साहब की गाड़ी रुकी और वे सीधे चाय बेचने वाली भाभी के पैर छूने लगे तो पूरे खानदान का दमन चूर चूर हो गया। बहुत बढ़िया कहानी, सच कहानी लिखी है। मैं उसको सलाम करता हूँ सुनील यादव को। गुजराती में लिखा, मैंने सोचा चलो हिंदी में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पूरे विश्व में रहते इंडियंस उसके लिए एक सबब हो। कि नडियाद के पुराने बस स्टैंड के पास पत्तियों से बनी एक छोटी सी कैबिन में पिछले 18 साल से केसरी बहन की चाय उबलती थी। और सुबह के 5 बजे जब पूरा शहर सोया रहता है तब केसरी बहन की चूल्हा जल उठता। एसटी के ड्राइवर, समय से परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, मजदूर, सबके लिए वह कैबिन मानो दूसरा घर थी। केसरी बहन ने अपनी पति मनुभाई 18 साल पहले गुजर गए थे, पीछे छोड़ गए थे यह छोटी चाय की कैबिन और 6 साल का बेटा जिग्नेश। लोग कहते थे, मैडम आदमी चाय की कैबिन कैसे चलाएगी, पर केसरी बहन ने हार नहीं मानी। उसी कैबिन की कमाई से उसने जिग्नेश को पढ़ाया, लिखाया और बड़ा किया। केसरी बहन की एक खास बात थी, जो कोई भूखा, हारा हुआ, पैसे वाला, जिसके पास पैसा नहीं हो, केसरी बहन की एक खास बात उसके पास थी कि उनकी कैबिन के पास आता उसे वह कभी भी खाली पेट वापस नहीं भेजती थी। पैसे बाद में दे देना बेटा, पहले पेट भर दो, यह उसका वाक्य पूरे स्टैंड में मशहूर था। और केसर बहन के जेठ धीरूभाई शहर में बड़ा फर्नीचर शोरूम, कार, बंगला, वट, पर धीरूभाई को अपनी इस विधवा भाभी की चाय की दुकान से हमेशा शर्म आती थी। लोग क्या कहेंगे कि धीरूभाई शेठ की भाभी बस स्टैंड पर चाय बेचती है। इस बार धीरूभाई की बेटी खुशहाली का विवाह था, शहर के सबसे महंगे वाले बाग में। और सबसे बड़ी बात, मुख्य मेहमान के रूप में जिले के कलेक्टर साहब आने वाले थे। धीरूभाई पिछले महीने से सबको बताते फिर रहे थे, एक कलेक्टर साहब तो मेरे निजी रिश्तेदार जैसे आए और मेरे खास निमंत्रण से आ रहे हैं। विवाह की रात से पहले धीरूभाई केसर बहन के दाबे की कैबिन पर आए, जेब से नोटों का बंडल निकाला और गले पर रख दिया। भाभी, यह 50,000 है, कल शादी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, आप कल मंडप में मत आना। आपकी यह चाय वाली पहचान से मेरी इज्जत घट जाएगी, और ये पैसे रख लो और 2 दिन कहीं बाहर चले जाओ। केसरबेन के हाथ में चाय का कप कांप उठा। 18 साल तक उन्होंने इस खानदान की इज्जत के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया, और आज वही सम्मान उसके लिए कलंक बन गया था। उनके बगल में खड़ा जिग्नेश गुस्से से आग बबूला हो गया। चाचा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिग्नेश केसरबन ने अपने बेटे को रोका, फिर धीरे से नोटों का बंडल धीरूभाई की ओर सरका दिया और वापस दे दिया। भाई, पैसे वापस ले लो, मैं नहीं आऊँगी, खुशहाली से मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके शुभ दिन पर उसके पिता का सम्मान धुलित नहीं करूँगी। और धीरूभाई संतुष्ट होकर पैसे लेकर चले गए। उन्हें लगा कि मामला सुलझ गया है। लेकिन अगले दिन दोपहर को जब कलेक्टर साहब की सफ़ेद गाड़ी पाम के गेट पर रुकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे क्या होगा। केसरबेन मंडप में नहीं आई थी, वह चुपचाप पिछले दरवाजे से निकलने वाली थी और खुशहाली को अपने हाथों से बुनी हुई एक चादर और कुछ मिठाई देने वाली थी। लेकिन उनके जाने से पहले ही कलेक्टर साहब की गाड़ी आ गई और कलेक्टर साहब अनिल परमार कार से बाहर निकले।
धीरूभाई दौड़कर हार लेकर उनके सामने पहुंचे। उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी। कैमरे, मेहमान, सबकी नज़रें कलेक्टर साहब पर थी, लेकिन कलेक्टर साहब की नज़रें धीरूभाई पर नहीं थी। उनकी नज़रें बगीचे के एक कोने पर जाकर रुकी, जहाँ साधारण सूती साड़ी पहने केसरबेन खड़ी थी। कलेक्टर साहब ने धीरूभाई का हार एक तरफ रख दिया और धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ने लगे। पूरे बगीचे में सन्नाटा छा गया। धीरूभाई को समझ नहीं आया कि कलेक्टर साहब कहाँ जा रहे थे। कलेक्टर साहब ठीक केसरबेन के सामने खड़े हो गए और फिर सबके सामने उन्होंने सिर झुकाया। उन्हें केसरबेन को पैरों पर अपना हाथ रखा। पूरा सब लोग हैरान रह गए। धीरूभाई के हाथ से हार गिर पड़ा। माँ, क्या आपने मुझे पहचाना? कलेक्टर साहब की आंखें नम थी। केसरबेन घबरा गई। साहब, अब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक आम इंसान हूँ। कलेक्टर ने कहा, आम? और कलेक्टर साहब पूरी भीड़ की ओर मुड़े और जोर से बोले, आज से 22 साल पहले मैं एक गरीब लड़का था। मैं लगातार 2 बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो गया था। परिवार के पैसे खत्म हो गए थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं इसी नडियाद के बस स्टैंड पर बैठा सोच रहा था कि अब अपनी ज़िंदगी का क्या करूं। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भीड़ बहुत ध्यान से सुन रही थी। तब इस माँ यानी केसरबा ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने मुझे गर्म चाय और नगेट्स लिए। मैंने कहा, माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा, पैसे बाद में दे देना, पहले अपना पेट तो भर लो। फिर 6 महीने तक हर दिन उस माँ ने मुझे मुफ्त में खाना खिलाया। उन्होंने एक भी रुपया मेरे पास नहीं लिया। और जिस दिन मैं हार मानकर गांव वापस आने वाला था, उस दिन उन्होंने जो बात कही थी वह आज भी मेरे कानों में गूंजती रहे। कलेक्टर की आवाज़ कांप गई, बेटा, खाली पेट कोई महान नहीं बन सकता है और हार मानकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तुम खाना खाओ और फिर से लड़ो। आज मैं उसी चाय और उन्हीं शब्दों की बदौलत इस जिले का कलेक्टर हूँ। अगर वहाँ माँ न होती तो अनिल परमार बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। पूरा फार्म तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसी की भी आंखें नम नहीं थी। सबकी आंखें शायद सोच रही थी और ये देख रही थी कि एक इंसान क्या कह रहा है। धीरूभाई सिर झुकाए खड़े थे। कल रात का 50,000 रुपये का गड्ढा, वो चेहरा मत दिखाना, सब कुछ उनके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। जिस भाभी ने उसे अपमान समझा था, उसी की वजह से कलेक्टर साहब आज उनके घर आए थे। कलेक्टर साहब ने केसरबेन का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप में के बीचों बीच रखी मुख्य कुर्सी पर बिठाया। आज इस शादी के मुख्य अतिथि मैं नहीं बल्कि मेरी माँ है। धीरूभाई कांपते कदमों में से भाभी के पास आए। उनकी आंखें से आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, केसरबेन ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया। रो मत धीरूभाई, आज खुशहाली की शादी का दिन है। आज न कोई बड़ा है न छोटा, आज तो बस खुशी का दिन है। धीरूभाई ने अपना सिर भाभी की गोद में रख दिया और बच्चे की तरह रोने लगे। उस दिन पूरे शहर को यह समझ आ गया कि किसी इंसान की असली कीमत उनके खजाने में रखे पैसे नहीं होती हैं, बल्कि बुरे दिनों में दूसरों को दिए गए सहारे और अपनापन से मापी जाती है। यहाँ तक कि भगवान भी उस हाथ को कभी खाली नहीं छोड़ते जो भूखे को रोटी खिलाता है। आज ये पैगाम जो उन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश, जब इस भारत की लोकशाही में जिस पक्ष ने जिस MP MLA बनाए उसको पहचान दी, आज लोकशाही के इस भव्य मंदिर में, संसद के इस मंदिर में आज मुखिया उनका पक्ष और खरीद रहे हैं 50-50 करोड़ रुपयों में।
और एमपी एमएलए आदि बिक रहे हैं, तब मुझे लगता है कि जो आज़ादी जिन लोगों ने तन मन धन से अपनी जान कुर्बान कर दी, वो महात्मा गांधी, वो जवाहरलाल नेहरू, वो सुभाष चंद्र बोस, वो सरदार, वो भगत सिंह, और जिन लोगों ने विवेकानंद, रामकृष्ण ने, टागोर ने जिस देश को बनाया, आज इस दो गुजराती महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने पूरे विश्व में नाम दिया। आज वहाँ से पैदा हुए दो गुजराती आज इन्होंने देश की इज्जत, देश की लोकशाही, देश की आज़ादी जिसी तरह खत्म कर दी है, बर्बाद कर दी है, तब मुझे एक गुजराती हुए के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, जिस धरती पर, जिस हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ, जिस भारत की धरती पर मैंने काम किया, जिस अमेरिका में आ बनकर मैं एनआरआई बना, तब मुझे लगता है कि आज देश को बचाने की ज़रूरत आपके पास है। अगर आप देश को नहीं बचाएंगे तो ये सत्ता लालचू लोग जिस तरह से देश को लूट रहे हैं, लोकशाही को लूट रहे हैं, देश को भ्रष्टाचार की गर्ता में डाल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी में डाल रहे हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य को जिन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, उनसे मुक्त होने का काम आपका है, युवाओं का है, जैन जी का है, कॉकरोच जनता पार्टी का है। यही आज का मैं पैगाम, और ये जो आर्टिकल्स लिखने वाले सच्चे ईमानदार, इनको मैं शत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये सच कहानी है जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है।